तो जय हिंद बच्चों, फिर से लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज यस। अब की बार जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन की। यार एक्चुअल में हम जिंदगी में क्या सच में कहीं पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या फिर ये सब हमारा एक भ्रम है, राइट? तो इस भ्रम है या फिर एक्चुअल में रियलिटी है, सच में हम यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपने को बताने का है अपने को। तो पहला आपके पास कह सकते हैं हम रेनबो फॉर्मेशन। देखिए रेनबो फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन तो काम नहीं आता है, बट फिर भी दो टॉपिक और होते हैं इसमें, वो मैं आप साथ में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे इन सारे के बारे में अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। तो रेनबो फॉर्मेशन एक रिफ्रैक्शन की वजह से अकर हो सकता है, होता है एक्चुअल में। दूसरा आपके पास एपेरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन एंड यू कैन से स्टिक when placed in water कंटेनर बोल सकते हैं, एंड viewed obliquely। क्या मतलब है, सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तीसरा है आपके पास एक्चुअल पोजीशन या फिर एपेरेंट पोजीशन कह दीजिए, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार सिम्स डिफरेंट। एक ये हो गया। अगला आपके पास आ जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ तो ये भी हो गया, उसके बाद सन अपीयर्स 2 minutes बिफोर सनराइज एंड 2 minutes लेटर सनसेट्स। ये क्या कहानी है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इतने सारी चीज़ों को बेसिकली इस वीडियो में अपने को कवर करना है, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। एक दो चीज़ें समझाने के बाद बाकी चीज़ें आपको बड़े आसानी से अपने आप करने भी लग जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हम फटाफट आपके लिए डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। अब जैसा कि हमने आपको करवा दिया है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। यस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया था कि प्रिज्म के थ्रू जब हम रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो कैसा होता है। तो ठीक उसी कहानी को आपको यहाँ पे दोहराना है दोबारा से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ होनी चाहिए। आप लोगों ने आर्टिफिशियल रेनबो फॉर्मेशन में हम कुछ ऐसा देखते हैं कि हमारे पास ना एक प्रिज्म होता है। क्या होता है, हमारे पास एक प्रिज्म होता है। अगला आपका चैप्टर भी है एक स्पेक्ट्रम के नाम से, वहाँ पे हालांकि डिटेल में तो खैर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारा ये गया इंसिडेंट रे, है ना। यहाँ पर ये अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बना रहा हूँ रिफ्रैक्शन का, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा हूँ मैं, मेन चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होते हैं। ओके, तो कैमरे की बैटरी शट डाउन हो गई थी। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो विवग्योर है, यहाँ पे जो स्प्लिट होकर कलर्स बनते हैं, विवग्योर बनते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये जो आपके पास विवग्योर के कलर्स के सेट हैं, उन्हीं पूरे सेट को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। आगे स्पेक्ट्रम में डिटेल में ऑफकोर्स पढ़ेंगे, बट अभी इसको एक्सप्लेन करने के पीछे का रीज़न क्या है वो अभी हम आपको बताते हैं। तो ये जो आपका रेनबो का कलर बना हुआ है ना, जो कॉन्टीन्यूअस है आपके पास, जिसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, उसमें एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं उसको अच्छे से समझिएगा। ये वायलेट है, और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है, वो होती है सबसे कम, इस पूरे में से सबसे कम होती है। इधर ना जब जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ता है, इस वाले डायरेक्शन में ना वेवलेंथ हमारे पास बढ़ता है, इंक्रीमेंट हो रही है वेवलेंथ की इंक्रीमेंट हो रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी आपके पास, वायलेट की है।
लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा रहा था रिफ्रैक्शन में, सॉरी हाँ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में, वहाँ पे हमने आपको बताया कि जब वेवलेंथ जो आपके पास वो बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, ये चीज़ बताया था। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं वाइस वर्सा कि वेवलेंथ अगर आप घटता है तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है वो अभी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक नॉर्मल रे होता, मान लो ये वाला था रेड वाला, तो ये इधर जाएगा तो ये वाला एंगल आपको कम दिखेगा। बट ये जो वायलेट वाला है ना, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला एंगल आपको ज़्यादा दिखेगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बेंड कौन सा हुआ है? वायलेट कलर। तो जो जितना ज़्यादा बेंड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता था तो ज़्यादा बेंड करता था। सेम वही कहानी तो है आपके पास, ज़्यादा बेंड कौन कर गया? वायलेट। तो एंगल ऑफ डेविएशन को कौन बढ़ा गया? वायलेट। वायलेट की वेवलेंथ क्या है? कम है। वायलेट की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, वैसे एक रेले का रेल है, एक हमारे फिजिसिस्ट रहे उन्होंने दिया भी हुआ है कि जो आपके पास इंटेंसिटी होता है या फिर आप कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो वेवलेंथ के लैम्डा 1 में लैम्डा की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। जो आपके पास डेविएशन जो डिपेंड करेगा वो वाली चीज़, तो वो खैर अभी आपको पढ़ना नहीं है, आपके में दिया हुआ नहीं है, तो 12th क्लास की बात है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि वेवलेंथ कम होता है तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है। देखिए रेड के केस में कितना छोटा एंगल ऑफ डेविएशन मिला है, इस केस में वायलेट के केस में ज़्यादा बड़ा मिला हुआ है। तो जिसकी वजह से हमें पता चल गया हाँ भाई एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, है ना। अच्छा अब बात आती है यहाँ पे मैं एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो एप्लीकेशन में क्या ये हम लिख सकते हैं? बिंदास आप लिख सकते हैं। आप खुद आप देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है? रिफ्रैक्शन हो गया, लेकिन इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन। यहाँ पे 3 वो होते हैं रेनबो फॉर्मेशन, आपको स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे 100% रिफ्रैक्शन हुआ है ना, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसके बाद ये डिस्पर्ज हो गया, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। जब ये डिस्पर्ज होता है तो तब आपके पास विबगोर फॉर्म होता है। इसमें रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्जन भी यूज होता है, जिसकी वजह से आपके बुक में रिफ्रैक्शन वाले एप्लीकेशन में इसको नहीं डाल रखा है। बट हाँ हम डाल सकते हैं क्योंकि इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, बाकी डिस्पर्जन तो हो ही रहा है, नो डाउट। ठीक है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा TIR। तो जो नेचुरल रेनबो फॉर्मेशन होता है उसमें एक्चुअल में TIR का काम होता है, वो आपको स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और अगले एप्लीकेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि है अपेरेंट पोजीशन। किसका? या तो स्टिक का या फिर किसका? कॉइन का। इस चीज़ को आप बेसिकली प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप इसमें नोटिस कीजिए कि यार ये प्रैक्टिकल की क्या कहानी है। पहले एक बार थ्योरेटिकल समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जो कि सच में है हमारे पास, है ना, जो कि है हमारे पास। ये देखिए इस कंटेनर में नीचे भैया बंद है, कहीं पता चले आपने खोल रखा हो, क्योंकि अगर आपने खोल रखा है फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा सर, पानी बाहर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा हम समझेंगे। और इसको उसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे पता है? पानी भर देंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? पानी भर देंगे, ठीक है ना, पानी भर देंगे इसमें। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बस हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कुछ इस तरीके से हमने कर रखा है, समझ लीजिए, थोड़ा सा एरर है इसमें, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसमें पानी भर देता हूँ। आइए हाय, ये कैसा पानी के तो पूरा बूंदे बूंद दिखा दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करना क्या है अपने को? यहाँ तक मैंने क्या कर रखा है? पानी भर रखा है। अब आप क्या कीजिए, एक सिक्के को, एक कॉइन को आप यहाँ पे ला कर रखिए। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एक कॉइन रख दिया, पानी में डाल दिया ऐसे करके। अब आप यहाँ से अगर आप इसको नोटिस करेंगे ना तो आपको ये एक्चुअल में यहाँ नहीं दिखेगा, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये क्या लॉजिक है सर? मतलब इसकी पोजीशन जो है वो आपको चेंज होकर दिख रही है। इसकी जो पोजीशन है, ये जो कॉइन है यहाँ पे, यहाँ ना दिखकर थोड़ा सा आपको ऊपर दिख रही है। अब इसी को कहा जाता है अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। एक्चुअल में जो रियल डेप्थ था वो क्या था? ये वाला, ये आपके पास रियल डेप्थ। बट एक्चुअल में ये वाला क्या है आपके पास? अपेरेंट डेप्थ, AD। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया? इनके बीच में आपको एक रिलेशन भी निकालना है, बड़ी छोटी सी चीज़ है, वो अभी हम तुरंत आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आपको बस यही चीज़ समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा था। यहाँ पे हो रहा है कि जब भी किसी भी कॉइन को कहीं से हम देखते हैं, अभी हम आपको एक्सपेरिमेंटली बता देंगे, टेंशन मत लीजिए।
तो होता क्या है, वो जो कॉइन है वो एक्चुअल में अपने पोजीशन पे नहीं दिखता, थोड़े से हाइट पे दिखता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है अपेरेंट एंड रियल डेप्थ, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ ऑफ ए ऑब्जेक्ट थ्रू रिफ्लेक्शन बेसिकली कह सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करना है, तो आओ एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मुलेशन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये क्या कहानी जो है वो हो रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो कॉइन है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉइन है वो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। इतनी बात ठीक है, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, इधर से कहीं से देख रहे हैं, इधर से कहीं से देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से देख रहे हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, आप चीज़ों को समझिएगा। हमारी आंखें कहीं यहाँ पे है ना, हमारी जो आंखें हैं वो कहीं यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास आंखें, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, हमारी जो आंखें होती हैं ना वो चीज़ों को जो कैसे देखती हैं, बेसिकली लाइट के रे को हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, ऐसे देखती है हमेशा, ऐसे कभी नहीं देखती ऐसे जा रही है फिर ऐसे जाके ऐसे आई। हमारी आंखें ऐसे नहीं देखती, हमारी आंखें देखती है सिर्फ और सिर्फ लाइट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है जहाँ तक वो दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या एक्चुअल में बात कर रहे हैं वो। मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मालूम है, यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन, और कुछ नहीं। ये गया रे हमारा, ये हमारा रे गया, ठीक है। कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। अंदर पानी है भाई, तो डेंसर मीडियम हुआ ना, यहाँ पे हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद ये ऑफ कोर्स डेंसर टू रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, ये चीज़ हमने आपको पहले बता रखा है। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल ना बेंड होकर ये किधर दिखेगा, इधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। इतनी बात ओके। अच्छा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, बट हमारी आंखें आपको पता है सीधी देखती हैं। हमारे आँख में, आँख थोड़ा सा इधर बनाना पड़ जाएगा इसके हिसाब से मुझे, तो इधर बना देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास आँख है, हमारी आंखें, ये जो रे आ रही है यहाँ से, इसमें से देखिए, हमें कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब उसके ऊपर लाइट फॉल करता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुँचता है। तो लाइट इसके ऊपर फॉल किया, अंधेरे में थोड़ी दिखता है अपने को, इसके ऊपर लाइट फॉल हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुँची, तो हमारी आंखों तक ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे पहुँची, रिफ्रैक्ट होकर पहुँची है, रिफ्रैक्ट होकर पहुँची है, फिर से बता रहा हूँ। तो ऐसे जाकर ऐसे पहुँची हमारे पास, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई, ऐसे पहुँच गई। अब ऐसे पहुँची तो हमारी आंखों को लगती है यार ये तो सीधा ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, जिसकी वजह से जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है, ऐसा नज़ारा मिलता है कुछ इस तरह कि ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ ना होकर यहाँ पे दिखती है हमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इतना भी ज़्यादा पोजीशन में फ़र्क नहीं आता है। यहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा कर दिया है, उसको मैं सीधा कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये लीजिए, अभी मैं सीधा कर देता हूँ, इतना भी ज़्यादा तगड़ा नहीं होता है जितना मैंने बना दिया था। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। चलो इतना है, अच्छे से आजा भाई, आजा आजा आजा, इतना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसको मैं पीछे की तरफ ऑफ कोर्स एक्सटेंड करने वाला हूँ, और ये एक्सटेंड होकर किधर आने वाला है, सीधा यहाँ पे, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है, अभी भी कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, इतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं दिखता, बट आप समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कौन जो आपको विजिबल होता है कि हमारी आंखें जो देखती हैं बिल्कुल सीधी रे आती है, ये वाले सीधी रे आ रही, ठीक है ना, ऐसा हमारी आंखें देखती हैं। तो हमें लग रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। इसको भ्रम कहा जाता है, इल्यूजन ही कहा जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल में ये वाला जो चीज़ है, ये वाला, इसको हम कहते हैं रियल डेप्थ। इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इस वाई को मैं क्या देता हूँ, अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट मतलब लग रहा है कि वहाँ पे है, बट एक्चुअल में वहाँ पे नहीं है। एक्चुअल में कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसी को तो रियल डेप्थ बोलेंगे ना, एक्चुअल डेप्थ। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इनको भी आपस में मैं ज्वाइन कर ही लेता हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
इसको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ना हमें एक फार्मूला भी बनाना पड़ेगा जिसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब एंगल आई और आर वगैरह के यहाँ पे मेंशनिंग कर देते हैं फटाफट भैया, देखिएगा। तो ये हमारा रह गया था, तो नॉर्मल ये है, तो एंगल आई 100% ये बनने वाला और एंगल आर 100% ये चीज़ बनने वाली है। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये एंगल आई है, ये देखिए ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, ये भी परपेंडिकुलर लाइन, इस वाले पर परपेंडिकुलर, बट ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगे तो ये वाला एंगल आई और ये भी एंगल आई बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड, यस दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो आई विल बी हियर ऑल्सो आई। ठीक है, अच्छा ये वाला आर को नोटिस कीजिए, ये सीधा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये वाला पूरा का पूरा क्या आ रहा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब ये पूरी आर है तो ये भी आर हो जाएगी। देख लीजिए जैसे स्विंग स्विंग पैरेलल, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए अब यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमें नेमिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पोजीशन ए कर देता हूँ, पोजीशन बी कर देता हूँ, पोजीशन सी कर देता हूँ, पोजीशन इस वाले को मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ। बस इतना ही की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए तो इसको साइड में रखते हैं और इधर हम डेरिवेशन कर देते हैं, फॉर्मूला निकाल देते हैं। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के बीच में एक रिलेशन निकाल देते हैं। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, ओके। अब कई बार बच्चों को डाउट आता है कि यहाँ से ऐसे गए, यहाँ पे सर हमारे बुक में ना 2 रे दिखा रखे हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से। कोई दिक्कत नहीं, एक रे दिखाइए, मौज लीजिए। ठीक है ना, दोनों साइड कवर करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ हमारा यही है। अब आगे क्या करा जाए यार, आगे हमें ना निकालना है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन। अब रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का जो रिलेशन आएगा आपके पास, वो कैसे आएगा, चीज़ों को देखेगा। 100% मुझे एक तो पूरा का पूरा AC चाहिए, दूसरा हमें BC चाहिए, क्योंकि रियल डेप्थ पूरा AC है और अपेरेंट डेप्थ पूरा AC है, ये वाला BC है सॉरी। तो AC और BC अपने को चाहिए, उनके बीच में रिलेशन तभी निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिंसिपल ऑफ वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। एट पॉइंट, इस वाले पॉइंट का क्या नाम दे दें, D। तो स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट D पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो इधर से उधर को जा रहा हूँ मैं, अच्छे से देखिएगा। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ μ2 है और बाहर का μ1 है। क्यों ऐसा मैंने माना, क्योंकि उधर रेयर है और इधर क्या आपके पास डेंसर है। या फिर μ2 को आप म्यू मीडियम भी कह सकते हैं, और उधर तो कोई मीडियम है ही नहीं, वैसे भी एयर है, उसको वैक्यूम के इक्वल रखते ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के लगभग 1 होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, तो पॉइंट D पे जब लगाएंगे तो आपको कैसे लगाने के लिए बोला था, जिस भी साइड से आप जा रहे हो तो उधर का एंगल होना चाहिए, साथ में उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो μ2 है और एंगल क्या है, R है, इज इक्वल टू दूसरा क्या आपके पास, देख लीजिए। अच्छा साइन ऑफ बोला था, सिर्फ R नहीं बोला था, साइन ऑफ R। जब इधर से मैं जा रहा हूँ तो एंगल R ही तो है यहाँ पे, देख लीजिए I। अच्छा I भी है यार, I है, R तो बाद में है। यार कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझाता हूँ। D वाले पॉइंट पे ना इधर बना के दिखाता हूँ। स्विंग ऐसे गया है, ऐसे गया है, थोड़ा सा ये नॉर्मल आया है, स्विंग गया है, ये वाला R है, और ये जो गया है वो आपके पास I है। ठीक है ना, ये वाला पूरा R था, पूरा ये वाला पूरा, हमें R से कोई मतलब नहीं है। I और R देखिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो एंगल ये म्यू, इधर μ2 है, तो μ2 के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, साइन I। तो इसको लिख देंगे μ2 और इंटू में साइन I। कोई दिक्कत भाई, इज इक्वल टू, जब इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा μ1 और उसके साथ क्या है, साइन ऑफ R, ये वाला साइन ऑफ R। ऐसे ही तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए सिखाया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था आपको, और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म भी बताया था, ग्लास प्रिज्म कह रहा हूँ, ग्लास स्लैब बताया था। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हमने आपको करवाया हुआ, राइट। तो यहाँ से समझ में आ गई ये वाली चीज़ें। μ2 के नीचे ले आओ μ1 और साइन R के नीचे ले जाओ साइन I। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। यहाँ से हम μ2 बाय में μ1 को कैसे लिख सकते हैं, मालूम है ना आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ μ21, या फिर 1 यहाँ लिखूँ या 1 यहाँ लिखूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो μ21 कर दिया, इज इक्वल टू साइन R। अब यहाँ से हम साइन R की वैल्यू निकाल देंगे और साइन I की वैल्यू निकाल देंगे, बस ख़त्म बात। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है अच्छी बात है, नहीं आती उसको बता दो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है साइन का फॉर्मूला, चाहे कोई सा भी एंगल हो, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले के केस में इन ट्रायंगल ACD,
ACD। अच्छे से देख लीजिए, एंगल आई कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले में, सुई सुई सुई, इस वाले ट्रायंगल में। तो उस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे साइन आई आ रहा है, आई के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री, इसके AD, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AD। दूसरे में आ जाओ साइन आर, साइन आर ये रहा हमारे पास, तो दूसरे वाले का ट्रायंगल नेम करोगे इन ट्रायंगल BCD, तो आपके पास दूसरे वाले BCD ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, सामने वाला हाइपोटेनियस ये हो गया CD और परपेंडिकुलर हो गया सॉरी, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ से BD। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो आपको पता चलेगा कौन की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। समझ में आ रही नहीं इतनी बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैंने लिख दिया साइन आर, साइन आर कितना है, CD अपॉन में BD, CD अपॉन में क्या आपके पास BD। और नेक्स्ट क्या है, अगला आपके पास साइन आई की वैल्यू, सॉरी साइन दोनों जगह आर लिख दिया, क्या आ रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास क्या था यहाँ पे, साइन आर अपॉन में साइन आई, मैंने बोला साइन आई ही था तो ऊपर रख दिया मैंने साइन आर की वैल्यू, नीचे रख दूंगा मैं साइन आई। साइन आई क्या है, CD अपॉन में AD, तो CD अपॉन में AD। अब इनको रेसिप्रोकल कर लूँगा, मेरा काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा μ21 इज़ इक्वल टू CD अपॉन में BD मल्टीप्लाई, ये वाला AD ऊपर चला जाएगा, CD नीचे आ जाएगा, इससे इसको उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा μ21 इज़ इक्वल टू ऊपर आ जाएगा AD अपॉन में BD। भाई मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे ना तो यहाँ पे आपको उतना कुछ गेन नहीं होने वाला, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से पहले आना चाहिए आपको, तब जाकर इसमें अच्छे से क्लियरिटी होगी आपको, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक मीडियम को दूसरे मीडियम का क्या मतलब है। अब आप एक्चुअल में देखें तो ये μ21 का मतलब क्या था, μ1 की वैल्यू है ही क्या, μ1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो μ2 बाय में μ1 की वैल्यू तो हमेशा ये रहने वाला है, बाहर से हवा से ही देखेंगे ना, कहाँ से देखेंगे। तो इस केस में आपके पास μ1 ना भी लिखें, इस तरह से सिर्फ μ2 लिख दूँ, क्योंकि μ1 की वैल्यू अपॉन में तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो μ2 भी लिख दूँ, या फिर μ2 को मैं हटाकर मीडियम लिख दूँ, मतलब जिस भी मीडियम में रखा गया है आपके पास, ऑयल में, वाटर में, कोई और मीडियम हो सकता है, उसकी वैल्यू आ जाएगी AD अपॉन में BD, ठीक है, AD अपॉन में BD। अब ये जो AD और BD है वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि भाई साहब मैं ना रियल डेप्थ हूँ या फिर अपेरेंट डेप्थ हूँ। अच्छे से देखिएगा, क्या आपको दिख रहा है, AD और BD बता देंगे, अच्छे से देखिएगा, कभी नहीं। AD आपके पास ये है, BD आपके पास ये है, आपको पता ही नहीं चलेगा यार, लाना था मैं ये और ये था पूरा का पूरा, AB और सॉरी AC और BC लाना था। अब क्या करें सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेन चीज़ है यहाँ पे ना, एक अप्रॉक्सीमेशन लेना होता है कि ये हमारे पास 90 डिग्री है और इसको हमने बहुत ज़्यादा दूर से उधर से नहीं देखा, यहीं पास से देखना पड़ता है। तो इस वाले पोजीशन को, इस वाले पॉइंट को बेसिकली इतना दूर ना रखकर हम इसको यहाँ पे से देखते हैं। जब यहाँ से देखते हैं तो ये वाली चीज़ 100% इस पर जाकर मिलेगी और ये वाली चीज़ 100% जाकर इस पूरे पे मिलेगी। बोलिए हाँ या नहीं। जब ये पॉइंट D को क्लोज कर दूंगा, वेरी क्लोज टू C, अच्छे से देख लीजिए, D को C पे ले आऊँगा तो ये वाला पोर्शन, ये जो BD है वो BC के इक्वल हो जाएगा और ये जो AD है वो AC के इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यस मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखना है। AD यहाँ पे आप लिखेंगे AD इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू AC एंड BD इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू BC, इस तरह की कहानी रहेगी। तब जाकर म्यू मीडियम जो होगी आपके पास वो हो जाएगी, या फिर इसको वाटर भी बोल सकते हैं, वाटर का भी फिलहाल हमने लिया हुआ है तो वैसे मैं मीडियम रखना चाहूँगा क्योंकि वाटर की जगह में कुछ और भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, लाइक केरोसिन ऑयल, है ना, इस तरह की चीज़ों को चेंज कर देंगे। अच्छा AD की जगह क्या आ जाएगा, अब AD की जगह आ जाएगा AC, दूसरा BD की जगह क्या आ जाएगा आपके पास BC। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो AC अपॉन BC आ गया, बस हो गया हमारा काम। AC था क्या, देख लीजिए, AC एक्चुअल में क्या था, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है, राइट। दूसरा BC क्या था, अपेरेंट डेप्थ था। बोलिए हाँ या नहीं। तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया, बस कंडीशन ये था, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हमने निकाला हुआ है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा चीज़ों को, आगे की जो बात है इसमें हमने x और y लिया था, तो आप नो डाउट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो जो भी मीडियम में हम डालकर रखेंगे दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन y, वेयर x इज़ द रियल डेप्थ एंड y इज़ द अपेरेंट डेप्थ। बताइए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक भाई नहीं ना। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की चीज़ें सारी समझ में आ गए होंगे। अब आगे की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अपने को। आपको मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करा दिया, आपको मैंने सेकंड वाला पार्ट करा दिया।
तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार सेम्स डिफरेंट ऑफ स्टार्स बोल देते हैं, है ना, स्टार्स, है ना, सेम डिफरेंट, या फिर स्टार बोलिएगा तो सिम्स डिफरेंट आएगा, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। ओके, आगे की बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार को कि हमें स्टार दिखते हैं फिर गायब भी होते हैं, देखते हैं गायब होते हैं, दिखते हैं गायब होते हैं। इन दोनों चीज़ों को एक साथ कवर करेंगे हम, इन दोनों को ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और इसको, इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे, फिर हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या कहानी है इनके पीछे का, क्या है सच। आइए सच से रूबरू करवाएं हम आपको। देखिए स्टार जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, पहली बात ये समझ लीजिए, स्टार जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, और जिस पोजीशन पे हमें वो दिखाई देते हैं वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं हम भ्रम के लिए, हमें भ्रम होता है। तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या कहानी जो आपके पास होने वाला है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक स्टार है, क्या है आपके पास, यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है, और इधर कहीं हमारा अर्थ है, अभी बनाऊंगा मैं उसके पोजीशन के हिसाब से, टेंशन मत लीजिए, है ना। यहाँ पे हमारे पास स्टार रखा हुआ है, ठीक है, और उस स्टार के पास ना खुद की एक लाइट है, स्टार लाइट, यहाँ पे ना इसके पास ना खुद की लाइट है, ध्यान रखिएगा, स्टार लाइट। प्लैनेट्स बड़े होते हैं, वो हमारे अर्थ के क्लोज भी होते हैं, और उनके पास खुद की लाइट भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उसकी ज़्यादा पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन चेंज नहीं होता, एक्चुअल पोजीशन उसके चेंज नहीं होती, अपेरेंट में हमें दिखाई नहीं देता। बट स्टार के साथ ऐसा होता है, उसकी पोजीशन हमें जो दिखती है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है, ठीक है ना। स्टार भी चेंज करते हैं, बहुत माइनर सा चेंज होता है उनको में हमारे देखने में, बट एक्चुअल में उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज है, खुद की लाइट नहीं है, और साथ में रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा हो नहीं पाता। बट इस केस में बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा अर्थ है, हो सकता है इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन कैसे करवाऊंगा उसके हिसाब से। और यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, ये एक गैप मैंने बताया, एक एरिया मैंने मेंशन किया, जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत टाइप के क्या हैं, एयर हैं, बहुत सारे एयर के क्या एक तरीके से लेयर्स हैं, है ना, बहुत सारे क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप चीज़ों का समझिए, जब डेंसिटी चेंज होता है एक तरीके से मीडियम भी तो चेंज हो गया ना। डेंसिटी की तो बात करते थे, रेयर मीडियम कम डेंसिटी होता था, डेंसर मीडियम ज़्यादा डेंस होता था, सिंपल सी बात है। तो रेयर से डेंसर जाते थे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होता था, रेयर से डेंसर आते थे, डेंसर से रेयर जाते थे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होता था। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, किसका, अर्थ का। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, किसका, अर्थ का। अब देखिए स्टार लाइट यहाँ से आ तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार लाइट को, स्टार लाइट आ रहा है सीधा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आने दो। यहाँ तक आया इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ तक आया, लो भाई यहाँ तक आया, तब तक तो सीधा रहा, है स्ट्रेट रहा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ तक ये सीधा रहता है, स्ट्रेट ही रहता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो एटमॉस्फेयर है, यस, वहाँ का जो मीडियम है वो इधर क्या था, वैक्यूम था, इधर क्या स्पेस में, वैक्यूम है। अब ये स्पेस है पूरा का पूरा, ठीक है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हम यहाँ पे अर्थ पे हैं, तो इधर तो कुछ पार्टिकल्स नहीं है, कोई मीडियम का चक्कर ही नहीं है, बट इधर मीडियम चेंज होते रहता है। अब मीडियम कैसे चेंज होता है वो भी थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि अर्थ के पास में आते हैं, अर्थ के क्या आते हैं, पास में आते हैं, तो किस तरह से आपके पास होता है, और अर्थ से दूर जाते हैं तो हमारे पास किस तरह से होता है, मीडियम। तो देखिएगा अर्थ के पास ना टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास क्या टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करके रख लेते हैं। अब कईयों के दिमाग में चलता है सर सन से सनलाइट आ रहा है तो इधर तो पहले आता होगा तो ये ज़्यादा गर्म होगा, नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने की वजह से स्पेस में सनलाइट को ट्रैप नहीं किया जा सकता वहाँ पे, और वहाँ पे ठंडा ही मौसम रहता है। बट यहाँ की अगर तुम बात करोगे, आप लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास गर्म मौसम रह जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके रख लेता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जो मीडियम होते हैं ना वो लेस डेंस हो जाते हैं, मतलब वो रेयर मीडियम बन जाता है। तो इधर रेयर मीडियम, फिर डेंसर, फिर डेंसर, फिर डेंसर, फिर डेंसर, फिर डेंसर, फिर डेंसर, इस तरह कहानी चलती रहती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। तो हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, लेयर हैं, एयर के लेयर हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्या लेयर हैं। ये वाला डेंसर है, फिर ये रेयर है इसके मुकाबले, फिर ये डेंसर बन गया इसके मुकाबले ये रेयर है, फिर ये डेंसर है इसके मुकाबले ये रेयर है, ये डेंसर है। इस तरह से चलते रहते हैं, डेंसर रेयर, फिर डेंसर रेयर, फिर डेंसर रेयर, फिर डेंसर रेयर। इस तरह से हमारे अर्थ का तक पहुंचता है। अब जैसे स्टारलाइट हमारे पास आने की कोशिश करता है तो नो डाउट यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास, रिफ्रैक्शन। मैं उधर की बात ही नहीं करूँगा, थोड़ा सा इधर की बात कर तो मान लेते हैं कि यहाँ तक फॉल कर गया ये, ठीक है। ये डेंसर और ये क्या हो गया आपके पास रेयर, तो ये नॉर्मल बनाएंगे और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर। फिर से यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर से वही करेंगे, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। मैंने बोला था ना अर्थ की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए क्योंकि अब यहाँ पे हमने अर्थ को बना दिया इस तरीके से, और फाइनली यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है जो इसको क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है। तो अर्थ जो अब इसके उसमें आँख में लाइट जो फॉल करा है वो ये वाला फाइनल वाला फॉल करा है, सीधा आया ऐसे, तो इसको बैकवर्ड तरफ खींचेंगे तो स्टार एक्चुअल में इसको यहाँ ना देखकर यहाँ पे दिखेगा। ये जो स्टार है अब इसको इधर दिख रहा है, क्योंकि इसके लास्ट वाला जो रिफ्रैक्टेड रे था लास्ट टाइम इसके ऐसे करके स्ट्रेटली फॉल किया, तो स्ट्रेट लाइन पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे देखने वाला है उसको। अब यहाँ पे दिखेगा, अब इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ थी और दिस इज कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन। तो एक्चुअल में चेंज इन पोजीशन होता है स्टार के जब हम क्या करते हैं, देखते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है, ठीक है। अब इसी में हम आपको समझाएंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अच्छा, सबसे पहली बात बता दूं, ये ट्विंकल करते ही नहीं। अगर कुछ बच्चे भ्रम में हैं तो उनको मैं हटा दूं कि जो स्टार होते हैं वो कभी भी ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं, कभी नहीं टिमटिमाते। उनकी लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल फिक्स है, जितनी है उतना ही है, और वो कॉन्टीन्यूसली सन की तरह लाइट को एमिट कर रहा और कुछ नहीं, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है। वो कभी भी बोल गायब हो गया आ गया, गायब हो गया आ गया, गायब हो गया आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक झूठ है, आप कह सकते हैं ये एक भ्रम है। लेकिन अब वही बात है, बच्चे बोलेंगे सर हमको तो दिखता है। अरे कैसे दिखता है? नहीं होता है, दिखता तो है लेकिन वो क्या है, भ्रम है। अभी तक जो मैं आपको रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है क्या एक्चुअल में, सारे के सारे भ्रम ही तो बता रहा हूँ। तो उन भ्रम को हम आओ और दूर करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार जो आपको वो ट्विंकल होते हुए दिखाई देता है, बट एक्चुअल में ट्विंकल नहीं होते हैं। तो सर हमें ट्विंकल होते होते दिखाई क्यों देते हैं, और टिमटिमाते हुए हमें दिखाई क्यों देते हैं? बस उसी का आंसर अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिनकी जो मीडियम होते हैं अलग अलग होते हैं, रेयर होते हैं, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, ऐसे करके चलते रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आगे की कहानी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फटाफट। इसकी पोजीशन तो चेंज होते हुए आपको दिख ही रही है। हर बार क्या होता है, इधर ना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आपको पता है भैया हवा है ये, हवा में बहुत तरह के पार्टिकल्स होंगे। इन पार्टिकल्स का काम क्या होता है पता है? ये जो लाइट आ रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये जो आ रही है कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ये जो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं बार बार रिफ्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो अगर वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी लाइट की क्या हो गई, ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर दिया, तो आपको स्टार क्या दिखाई देता है? ब्राइट दिखाई देता है। वहीं पे अगर आपके पास जो रिफ्रैक्ट होता है लाइट, अगर कम रिफ्रैक्ट होता है तो आपको डिम दिखाई देता है कि गायब हो गया। बस सिर्फ और सिर्फ यही कहानी है। मतलब इसमें भी सेम यही वाली एक्सप्लेनेशन आने वाली है कि रिफ्रैक्शन के थ्रू हो रहा है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, स्टार लाइट बेसिकली, वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, कम होती है ज़्यादा होती है, कम होती है ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्ट नहीं हो पाता पूरा मीडियम के चेंज होने की वजह से। तो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको क्या दिखता है? ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमको लगता है कि स्टार तो टिमटिमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टार नहीं टिमटिमाता है, वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल है। वो हमारा एक इल्यूजन है, भ्रम है, जो हमें एक्चुअल में रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, और इन दोनों को एक साथ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सन अपीयर्स 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट्स लेटर सनसेट। मतलब सूरज हमारे पास उगता भी नहीं, उससे पहले हमें दिखाई देने लग जाता है 2 मिनट पहले ही। दूसरी चीज़, डूबने के बाद तक भी दिखाई देते रहता है हमें 2 मिनट तक। बस वो केस होता है इसको इस तरह से। एक होता है हॉरिजन, आपका समझना पड़ेगा हॉरिजन क्या है। ए भाई गायब हो ना, ठीक है। मान लेते हैं हमारा ये अर्थ है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर दें क्या, ये रहा हमारा अर्थ। इसको इस वाले हॉरिजॉन्टल वाले पोजीशन को हॉरिजन कहा जाता है, हॉरिजन, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन उसको हम हॉरिजन के नाम से जानते हैं। सन राइज यहाँ से कर लेगा, सन सेट यहाँ पे हो जाएगा, सन राइज यहाँ से हो जाएगा, सन सेट यहाँ से हो जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात, डन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सूरज दादा निकल रहे हैं, यहाँ से, ये तो पहिया बना दिया मैंने, समझ लीजिएगा सूरज दादा है ना, ये सन है, लिख देते हैं हम यहाँ पे सन, ठीक है। यहाँ जैसे अर्थ लिख दिया वैसे यहाँ पे सन लिख दिया। इधर से ऊपर आ रहा है, शिंग आ गया है ना, शिंग आ गया। एक्चुअल में इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, अर्थ की मूवमेंट हो रही है, बट एक्चुअल में हमें ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए उसी के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये ऐसे जा रहा है, एक्चुअल में अर्थ ना ऐसे जा रही है, शिंग, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है, देखते हैं शिंग, समझ में आ रही बात इतनी। ये इधर जाता है शिंग, फिर वो उधर जाता है शिंग, ठीक है। अब एक्चुअल में हम ना सिर्फ इसको यहीं पर रख के इसको ऐसे शिंग भेज रहे हैं, फिर हम अपने वो नोटिस को करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि अभी तक सूरज ना निकला नहीं है, सूरज अभी तक हमारे पास निकला नहीं है, ये हॉरिजन है। इसको थोड़ा और नीचे कर दूँ, सूरज दादा को थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, है ना, सूरज दादा को और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं। और सूरज दादा को हमने माना कि अभी तक उगे नहीं हैं, सूरज दादा यहीं पे हैं, ऐसे बना देते हैं। सूरज दादा अभी भी यहीं पे हैं, बट एक्चुअल में वो होगा क्या पता है, रिफ्रैक्शन। क्योंकि भैया हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के अलावा हम किसी चीज़ की वैसे ही बात नहीं करने वाले, राइट। तो ये हमारे पास ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिएगा रिफ्रैक्शन में क्या जादू होता है, फिर से वही, हम कहाँ ट्रैप हो जाएंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये रे यहाँ पे आया, क्या होते चले जाएंगे, यहाँ पे टुंग 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 टुंग, इस तरह से आपके पास मीडियम चेंज होते रहेंगे, डेंसर रेरर, डेंसर रेरर, डेंसर रेरर, ऐसे करके आते चले जाएंगे, डेंसर रेरर, डेंसर रेरर, डेंसर रेरर, डेंसर रेरर, डेंसर रेरर, अर्थ के पास पहुंच गए। अब भी सन यहीं पे है, ध्यान से समझिएगा, अब भी सन यहीं पे है, बट एक्चुअल में हमें दिखाई देगा कि ये जो सन है ना, वो इधर ना होकर इधर कहीं पे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ये रे ऐसे आया, ये हमने नॉर्मल बना दिया, तो ये डेंसर से रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, है ना, इसको जाना चाहिए उधर। तो 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, कैसा खोल करवा रहा है, ये इधर जाएगा, है ना, ये वाला इधर जाएगा, ये तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। इधर से करवाऊँ क्या, इधर से सन को उगा दो, शिंग, एक ही बात पड़ेगी, कहीं से भी उगा दो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, करवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए, अभी बताते हैं। ट्विंग 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 ट्विंग, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके भेजना पड़ेगा समझाने के लिए, ऐसे करके। अब ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से सूरज का ना सनलाइट ऐसे आया, स्विंग, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, स्विंग, फिर यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, है ना। और फाइनली ये यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको यहाँ से नोटिस करना है, तो ये नोटिस करेगा, इसके पास तो लाइट सीधा आया ऐसे, और सीधा लाइट जाएगा तो यहाँ पे आएगा स्विंग, और सूरज दादा लगेगा कि यहाँ पे हैं, मतलब हॉरिजन से ऊपर आ चुके हैं, उग चुके हैं। वो है अभी भी नीचे ही, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे है। तो इसको क्या कह रहे हैं, एक तरीके से भ्रम ही तो कह रहे हैं कि भैया 2 मिनट पहले वहीं पे हैं, अभी तक निकले नहीं हैं, सनराइज हुआ नहीं है, फिर भी हमें लग रहा है सनराइज हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न बस यही है। क्या रीज़न है, तो रिफ्रैक्शन। सेम उधर इधर की कहानी आपको ऐसे ही है, सूरज दादा आपको लगेंगे कि यहीं पे हैं, सूरज दादा लगे, वैसे तो यहाँ पे जा चुके हैं, देखिए उगा नहीं था, उसके बाद भी हमें पहले ही दिख गया था कि उग चुका है। यहाँ पे आपके पास डूबने के बाद 2 मिनट पहले तक लगेगा कि यहीं पे है सूरज, डूब चुका है ये,
डूब चुका मतलब सनसेट हो चुकी है। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर से सेम कहानी बनाऊंगा, ऐसे रे आएगा, यहाँ पे लगेगा भी यहीं पे, डूब चुके हैं, सनसेट हो चुका है, ऐसे करके निकल के ऐसे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने को लगेगा कि ये यहाँ ना है, क्या है यहाँ है। और ये कैसे लगेगा, बिल्कुल सेम, यहाँ से यहाँ पे कैसे लगा, बिल्कुल सेम यहाँ पे रे डायग्राम बनेगा इधर से भी। तो सनराइज से पहले 2 मिनट हमें दिखने लग जाता है, सनसेट के बाद भी, सनसेट हो चुका है उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें ये सनराइज दिखता रहता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन समझ में आए होंगे, क्योंकि जिसको एप्लीकेशन समझ में आ गया ना, समझिए कि उसी को एक्चुअल में उसको पढ़ने का मन लगेगा। रीज़न है कि भैया हमें यूज दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं इसके कुछ फेनोमेना से रिलेटेड हैं, तब जाकर मज़ा आता है पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।